नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराऊंगा। साथ में उसके साथ साथ आपको अन्य प्रश्न भी साथ में बताया जाएगा। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी, ठीक है। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। आपका पेपर सुबह 8:30 से 11:45 तक है, ठीक है। और पूर्णांक आपका 70 है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा विद्यालय द्वारा, ठीक है। अब देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट, जो कि आपको 15 मिनट दिया गया है प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए, और आपको ऐसा करना भी है। प्रश्न पत्र पाने पर सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको उत्तर देने हैं। जल्दबाजी में यदि आप करेंगे तो हो सकता है आपका उत्तर गलत हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न पत्र 2 भागों में यानी कि अ और ब खंड में विभाजित है, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो OMR शीट आप भर रहे हैं उसको नीले या काले बाल पॉइंट पेन से ही आपको भरना है और उस गोले को पूरी तरह से भर देना है। अगला आपके निर्देश दिए गए हैं कि खंड अ जो है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, सभी प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। सभी में आपको 1-1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। यही सब है। OMR शीट पर आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, कट पेट नहीं करना है। ये सब आपको निर्देश दिया गया है, ठीक है। और अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक समक्ष दिए गए, उनके सामने आपके अंक भी दिए गए हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, किस पर आपको अधिक समय खर्च करना है, किस पर कम समय खर्च करना है, सब कुछ आप देखेंगे इस वीडियो में। ध्यान दीजिए। अब आइए देखते हैं खंड अ, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न रहता है और यह 20 प्रश्न रहता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित रहता है। ध्यान दीजिए। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अब देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? देखिए, सप्तक जो है ना, वह पहला जो प्रकाशित हुआ था वह 1943 में हुआ था। जो दूसरा प्रकाशित हुआ था वह 1951 में हुआ था, और जो तीसरा प्रकाशित हुआ तार सप्तक वह हुआ था 1959 ईस्वी में, और चौथा हुआ था 1979 ईस्वी में, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर पूछा है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका विकल्प बी सही, 1951 ईस्वी, ठीक है। 1951 ईस्वी यह आपका दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। कौन प्रकाशित किया था? तो अज्ञेय जी, हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। तो देखिए, उर्वशी इनकी नहीं है, साकेत इनकी नहीं है, कामायनी इनकी नहीं है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, पल्लव, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, और उर्वशी है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी की, ठीक है। अगला है छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। यही छायावाद की मुख्य विशेषता है, सौंदर्यीकरण, ठीक है। प्रकृति की खूबसूरती को यहाँ पर दिखाया गया है। युद्धक नहीं है, ठीक है। यथार्थ चित्रण नहीं है, भक्ति प्रधानता नहीं है। छायावादी युग की जो प्रमुख विशेषता है वह प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात प्रकृति की सुंदरता, उसका वर्णन किया गया है। अगला है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है वह द्विवेदी युग से संबंधित हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखा साकेत, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है, ठीक है। और वह गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं, ठीक है। अगला है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो यह बोले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है। आइए अब देखते हैं छठवां है अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं, ठीक है। अजातशत्रु जो कि एक नाटक है, उसके नाटककार कौन है? तो उसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। हमने आपको वीडियो में बताया था उनकी रचनाओं को याद करने के ट्रिक। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत आवश्यक है। जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में बहुविकल्पी प्रश्न अवश्य आता है, ध्यान दीजिए। अगला है इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय क्या है, ठीक है। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है क्या है? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है।
तो क्या है, मनोवैज्ञानिक है। ध्यान दीजिएगा, इलाचंद जोशी की कहानियों का जो विषय है वह मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है सन 1018 से यहाँ पर थोड़ा सा गलती छप गया है, 1918 होना चाहिए था। ठीक है, 1918, यहाँ 1018 नहीं, 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय सीमा है। ठीक है, ये हमसे गलती नहीं हुआ है, यह बोर्ड द्वारा गलत छपाई हो गया है। तो 1018 नहीं, यहाँ पर होगा 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है। ठीक है, 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है, तो वह है आपका विकल्प ए, क्या, प्रेमचंद युग। ठीक है, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया था, तो यहीं पर प्रेमचंद युग की समाप्ति होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है, तो वह प्रेमचंद युग है। ठीक है, और यदि वही पूछा जाए कि 1919 से 1936 ईस्वी का समय क्या है, तो वह होगा शुक्ल युग। और यदि वही पूछ लिया जाए 1920 से 1900, क्षमा कीजिएगा, जो शुक्ल युग का युग है ना, वह 1919 से 1938 है। ठीक है, शुक्ल युग का समय सीमा 1919 से 1938 और प्रसाद युग का समय सीमा 1920 से 1938 ईस्वी। ठीक है, इसको ध्यान रखे रहिए, यहाँ से प्रश्न आता है। अगला देखिए, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। मिलान, यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया गया है और यहाँ पर लेखकों का नाम दिया गया है। ठीक है, महिला आंचल, यह है आपका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, चित्रलेखा प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी से लगभग यहाँ प्रश्न आया, एक यहाँ प्रश्न आया है। ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृश्य से। अगला है, उसने कहा था, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। ठीक है, अच्छा क्षमा कीजिएगा, यहाँ हमसे थोड़ी गलती हो गई है। चित्रलेखा न भगवती शरण वर्मा जी की रचना है, क्षमा कीजिएगा, हमसे गलती हो गई है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का है और कफन जो है यह है मुंशी प्रेमचंद जी की। आपने पढ़ा होगा माधव, ठीक है, माधव उसकी पत्नी जो बुधिया थी। ठीक है, इनकी कहानी कफन का है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सही होगा, ए पहला ख, दूसरा ग, तीसरा घ, चौथा क, तो यही ठीक है। देखिए, महिला आंचल पहला का ख, पहला ख, चित्रलेखा दूसरा का ग, दूसरा का ग, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा सही है। देखिए, एक बात गौर करने वाली चीज है, मिलान करते समय हमें यदि सबका नहीं रचना और लेखक याद आ रहा है, तो केवल एक रचना अगर हमें मिल गया, देखिए मान लीजिए हमें केवल कफन याद आ रहा है, मान लीजिए कि हमें केवल कफन याद आ रहा है कि यह क्या होगा, यह होगा चौथा का क, तो हमें देखना है चौथा क कहाँ है। देखिए यहाँ पर है चौथा क, चौथा क इसमें है, यहाँ ग है, यहाँ घ है, यहाँ ख है, तो ये सब नहीं होगा, क्या होगा, विकल्प ए ही सही रहेगा। मान लीजिए यहाँ भी क हो जाए तब, तो एक और रचना आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, दो रचना आपको मिल गया था, तो आपको मिलान करना आ जाएगा। हमारी बात समझे नहीं समझे, ध्यान दीजिए, केवल दो रचना, मान लीजिए हमें महिला आंचल पता है कि यह किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, तो पहला क्या हो जाएगा, ख। तो देखिए पहला ख किसमें है, यहाँ पर देखिए पहला ख दो में है, पहला का ख दो में है, तो ए या बी, या तो ए या तो बी सही होगा। अब देखिए एक और मिला लीजिए कि चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, तो देखिए क्या दूसरा ग दिया है, दूसरा ग दिया है, हाँ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्या सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिलान वाले प्रश्न को हल करना है। ठीक है, केवल दो लेखकों रचनाओं का नाम आपको याद हो गया ना, तो आप पूरी रचनाओं को आराम से मिला लेंगे। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उपन्यास है। ठीक है, इसमें से उपन्यास क्या है, निम्नलिखित में से उपन्यास क्या है, सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा। ठीक है, इसमें से कौन सा उपन्यास है, तो देखिए जो सेवा सदन है वह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी से 3 प्रश्न आ चुका है, एक को देखिए यहाँ पर प्रेमचंद युग आया, एक को देखिए यहाँ पर रचना एक आया, और यहाँ पर देखिए सेवा सदन उनकी रचना आ गया। ठीक है, तो सेवा सदन क्या है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी की। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूछा है कि निम्नलिखित में से उपन्यास क्या है, और यहाँ विकल्प भी दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल्दबाजी करने में दिक्कत हो सकता था। ठीक है, इसलिए कहा गया कि प्रश्न पत्र पहले अच्छे से 15 मिनट पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो सेवा सदन तो ही है, यहाँ पर देखिए चारों दिया है, परंतु यहाँ पर विकल्प दिया है कि कौन कौन उपन्यास है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले गौर से देखना है। तो सेवा सदन देखिए उपन्यास है,
ठीक है, यह तो निश्चित है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, परंतु विराटा की पद्मिनी भी यह भी उपन्यास है। ठीक है, कफन उपन्यास नहीं है। ठीक है, ये कफन उपन्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। कफन अभी आपने ऊपर देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन था मिलान वाले प्रश्न में। ठीक है, तो कफन एक कहानी है, उपन्यास नहीं है। और चित्रलेखा भी एक उपन्यास है। देखिए यहाँ पर दिया था, यहाँ देख रहे हैं, कफन भी दिया है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चित्रलेखा भी भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। तो यहाँ पर क्या क्या, पहला, दूसरा, चौथा क्या है? उपन्यास है। तीसरा उपन्यास नहीं है। तो देखिए कौन मिल रहा है? केवल एक, यह गलत है। 1 2 3 यह भी गलत है। 3 उपन्यास नहीं है। 1 2 4 तो यह क्या है? यही सही है, सी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी यह भी गलत है, केवल सी सही है। पूरे विकल्प को अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो जल्दबाजी में आप कहीं OMR पे टिक लगा देंगे ना, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है सुधारने का। ठीक है, ना आप मिटा सकते हैं, ना आप काट सकते हैं, ना वाइटनर लगा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि गौर से पूरे पहले विकल्पों को पढ़िए। ऐसा नहीं कि पहला विकल्प देखें और तुरंत टिक मार दिए, गलत हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, करुण रस का स्थायी भाव है, तो सब जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव हास है। आपको 2 ही रस पढ़ने हैं, 10 में है तो। आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है? 12वां प्रश्न वो है प्रश्न कि सोहत ओढ़े पीत पटु होना चाहिए था। श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यह बिहारी लाल जी का दोहा है। ठीक है, पूछा गया है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था अलंकार वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अभी देखिए। हमने बताया था कि जहाँ पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आ गया तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर सी सा सरी सम के समान से आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मनु आ गया तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से, अर्थात 11-13 के बीच में विराम से 24 मात्राएं होती हैं। यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 के बीच में यति होता है। किस छंद का लक्षण है यह? तो ध्यान दीजिए, सोरठा है? नहीं, सोरठा एक विषम मात्रिक छंद है, यह सम मात्रिक छंद नहीं है। रोला, हाँ देखिए, आपको रोला और सोरठा पढ़ना है तो उसी में से प्रश्न आता ही है लगभग। ठीक है, तो रोला यह हो जाएगा। रोला एक सम मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 के बीच में विराम होता है, यानी यति होता है। ठीक है, चौपाई भी एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जो दोहा होता है वह भी अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसमें प्रथम चरण में 13, दूसरे में 11, चौथे में 13 और क्षमा कीजिएगा, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्रहार देखिए, हार के पहले क्या लगा दिया गया है? प्र, तो प्र लगा हुआ है, हार में प्र लगा हुआ है, तो प्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। विकल्प ए आपका क्या है? सही है। ठीक है, अब 15 देखिए, 15 है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिए, कर्मधारय नहीं, यहाँ पर संख्या आ जाए, पंच आ गया है, संख्या आ गया है, चाहे पंच आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, समझ लीजिए यह द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। जहाँ पर संख्या आ जाए वहाँ पर द्विगु समास होता है। जहाँ पर विशेषता बताया जाए, विशेषण आए, वहाँ पर कर्मधारय होता है, और जहाँ पर कारक आता है वहाँ पर तत्पुरुष होता है, और जहाँ पर और शब्द का लोप रहता है, 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो यह क्या हो जाएगा? संख्यावाची है तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और यदि वही पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो वह 3 होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, समझ जाइएगा। आंसू का तत्सम शब्द है, आंसू का तत्सम शब्द है। रोना तो हो नहीं सकता, आंख हो नहीं सकता, अंशु हो नहीं सकता, अश्रु है। ठीक है, आंसू का तत्सम अश्रु होगा। अगला देखिए, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्म की ही ना होती है।
कर्मवाच्य में प्रधानता कर्म की ही न होती है। यदि कर्तावाचक रहता कर्तृवाचक तो कर्ता प्रधान होता है, और यदि क्रिया की प्रधानता कहाँ होता, जब भाववाचक होता। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कर्म की प्रधानता होगी कर्मवाच्य में। ठीक है, आगे देखिए, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। देखिए ताभ्य, यहाँ पर ताभ्य होना चाहिए था, यहाँ पर ये ताभ्य। ठीक है, यह तद रूप है जो कि इस स्त्रीलिंग का है, वह का। ठीक है, ताभ्य होना चाहिए था, ताभ्य होना चाहिए था। तो यह चतुर्थी विभक्ति है बहुवचन। ठीक है, ताभ्य। यदि आपने बाल शब्द याद किया होगा तो उससे मिलता जुलता यह भी है, बाल शब्द। बालका बालको बालका, बालकम बालकम बालकान, बालकिन बालकभ्यम बालके, बालकाय बालकभ्यम बालकेभ्य। ठीक है, बालकेभ्य बालकेभ्य। देखिए ताभ्य। ठीक है, ताभ्य तो क्या हो जाएगा, ताभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तृतीय विभक्ति भी है, यह तृतीय विभक्ति बहुवचन भी है। ठीक है, अगला है आखिरी 20वां कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, मनुष्य सर्वनाम है, नहीं, यह तो संज्ञा है। बचपन सर्वनाम है, नहीं, यह तो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कोई, हाँ, यही क्या है, यही है सर्वनाम, ये उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये गलत है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा कोई। कोई क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि ऐसा है तो एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।